नमस्कार दोस्तों। गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका दोस्त संतोष बिश्नोई एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2025 में आपका स्वागत, अभिनंदन कर रहा हूं। और आज एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, इस क्लास के लिए यानी इस कंटेंट के लिए बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट भी करी थी और मेरे पास कम से कम 100 पेपर, इसके एक ही एक पेपर के 100 पेपर मेरे पास पीडीएफ के रूप में आए थे। कुछ ऐसे काम की वजह से मैं क्लास में कंटिन्यू नहीं कर पाया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन अब से कंटिन्यू हम क्लास करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिनको हम चर्चा में लेंगे आने वाले दिनों में, चाहे वो आरपीएससी हो या कर्मचारी चयन बोर्ड, क्योंकि 2025 में परीक्षाओं में पैटर्न क्या रहता है, ट्रेंड क्या चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा आने वाली परीक्षाओं में। इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। दोस्तों, पिछले 7-8 दिन में मैं क्लास नहीं ले पाया। एक प्रकार से 9 वर्ष की बात करें, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था। वो क्या है पिटारा, वो अभी खोलूंगा नहीं, लेकिन वो 2 दिन बाद पिटारा खोल दूंगा आपके सामने। बात क्या थी, मुद्दा क्या था, वो भी बताऊंगा। लेकिन आज एक जबरदस्त क्लास, पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आने वाला हूं। एक एक क्वेश्चन का वही हमारी परंपरा रही है, हम 360 डिग्री पर एनालिसिस करेंगे। आप सबका जोरदार स्वागत करता हूं। और क्योंकि 9 वर्ष की हमने आपस में एक दूसरे के साथ कोई चर्चा ही नहीं करी, राम रमी नहीं करी, नमस्कार नहीं किया, सलाम वालेकुम नहीं किया, कुछ भी नहीं कर पाए हम। मैं चाहता हूं एक थोड़ा सा आपस में एक संवाद हो जाए। 9 वर्ष में मैं कह सकता हूं 2025 में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने मुझे बहुत प्यार दिया था, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैं आपकी क्लासें नहीं ले पाया, उसके लिए खेद प्रकट करता हूं, माफी मांगता हूं। लेकिन आने वाले समय में बहुत अच्छा आपको मिलेगा। तमाम जो लोग देख रहे हैं, सबका कोटि कोटि स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी प्रेम जी, आपका भी शुक्रिया। और आपका रियल ज्ञान स्वागत की कड़ी ले लो गुरु जी। राकेश जी बिश्नोई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। टेक्निकल अंकित चौधरी जी, आपका भी स्वागत करता हूं। रमेश सारण जी, लव कुमार शर्मा जी, मीनाक्षी जी, आपका भी। और यादव संतोष जी, आपका भी। मुकेश जाट जी, आप भी भटेवर से बोल रहे हैं, आपका भी स्वागत करता हूं। हाँ, 1 मिनट आज हम स्वागत की कड़ी थोड़ी ज्यादा रखेंगे, क्योंकि 9 वर्ष पर हम आपस में पहली बार मुलाकात कर रहे हैं। तो आप कमेंट्स जरूर लिखें। आपने 9 वर्ष की कोई, कहते हैं ना, हैप्पी न्यू ईयर वगैरह या 9 वर्ष की शुभकामनाएं, कुछ बोलचाल नहीं हुई हमारे बीच, तो मैं चाहता हूं आप लिखें। चेतन शर्मा जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सुरभि जी, आदिल जी, शाहपुरा से अमित चौधरी जी, आपका भी स्वागत है। दिव्यांश कह रहे हैं गुरुजी आप चीटिंग कर रहे हो, क्लास नहीं ले रहे। दिव्यांश जी, क्लास लेना चाहता था, लेकिन कुछ कैसे काम में फंसा हुआ। वो काम भी आपके सामने बहुत जल्द आएगा, परिणाम बहुत जबरदस्त होगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। जल्दी से लेकर आएंगे हम, चिंता ना करें। मारना कुंभा की नगरी बदनौर से नरेंद्र जी, पंकज जी, चंद्र जी, आपका भी। जय किशन जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तमाम जो लोग देख रहे हैं, सबका 9 वर्ष की शुभकामनाएं आपको। और बिल्कुल माउंट आबू से प्रेम जी, तारा जी, मनोज, लवकुश बाघेला, भेरू मीणा जी, जय किशन जी, हैमन चाय, क्या लिखा है आपने, एस के बिश्नोई जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बांदी कुई से प्रणाम गुरुजी, मैं भी आपका स्वागत कर रहा हूं। चलो भाई, हाटू वाले लाडला जी, शंभू जी, साइंस विद मैजिक, सर जी टॉपिक वाइज कराओ, आपका भी स्वागत करता हूं। चलो भाई, चलो हम आज स्वागत की कड़ी हम पूरी कर रहे हैं और पहले क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। आइए चलते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन, अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि आज मैं क्या करने वाला हूं। 4 तारीख को, 4 जनवरी और 5 जनवरी को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जूनियर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें 4 तारीख का जो मॉर्निंग का पेपर है, वो सबसे कठिन पेपर माना गया था। बच्चों ने कहा है वही पेपर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। इसमें आज 40 क्वेश्चन हम करेंगे, पूरे 40 क्वेश्चन है, जिसमें राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के बहुत गजब के क्वेश्चन,
राजस्थान की ज्योग्राफी के शानदार क्वेश्चन और राजस्थान की पॉलिटी के भी है। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन एक प्रकार से आपके सामने स्क्रीन पर है, ये देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? चार ऑप्शन आपके सामने, आर्टिकल 160, आर्टिकल 161, आर्टिकल 162 और आर्टिकल 163। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 आर्टिकल 161 होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि आर्टिकल 160 में कुछ आकस्मिकताएं होती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिनका उल्लेख या जिन पर कोई पावर जो है वो राज्यपाल को नहीं मिली, संविधान ने नहीं दे रखी। तो राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए गवर्नर को कुछ करने के लिए निर्देश दे सकते हैं। इस बात का यानी कुछ आकस्मिकताओं के बारे में राज्यपाल की पावर है, वो तो है इसमें 160 में, जबकि 161 में है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। दोस्तों राज्यपाल भी क्षमा कर सकते हैं। आपको याद होगा जैसे जैसे राष्ट्रपति भी क्षमादान कर सकते हैं, उसी प्रकार से गवर्नर भी क्या कर सकते हैं? क्षमादान। दोस्तों दो प्रकार की चीजें होती है। जैसे दंड कोई न्यायपालिका ने दिया, जैसे दंड का आदेश जारी हो गया, तो उस दंड का जो आदेश है न्यायपालिका का, उसको लघुकरण कर सकते हैं या उसका परिहार कर सकते हैं। ये पावर किसके पास होती है? गवर्नर के पास। जैसे मान लो दंडादेश, ये मान लो किसी ने दिया हाई कोर्ट ने, तो इस पर क्या क्या कर सकता है? ये एक तो निलंबन कर सकता है, गवर्नर क्या कर सकता है? निलंबन। दूसरा परिहार कर सकता है, तीसरा लघुकरण कर सकता है। यह क्वेश्चन आपके याद रखना आएगा परीक्षा में। यही क्वेश्चन बन सकता है कि क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। यह क्षमादान की शक्ति किसी न्यायपालिका द्वारा दिए गए दंडादेश के, ऑप्शन आ जाएगा नंबर 1 निलंबन की, नंबर 2 परिहार की, नंबर 3 लघुकरण की। आप करेंगे तीनों, यानी निलंबन भी कर सकते हैं, परिहार भी कर सकते हैं और लघुकरण भी कर सकते हैं। और ध्यान रखें क्रम भी यही है, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। ये हमारे संविधान में है। गजब का क्वेश्चन है, गलती मत करना, पेपर में ये क्वेश्चन छप जाएगा। दोस्तों अब एक बात और लिखी है आर्टिकल 162 में। आपको याद होगा एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका, है ना, और एक होती है विधायिका। दोस्तों विधायिका यानी संसद, जहां पर कानून बनते हैं। कार्यपालिका यानी एक प्रकार से गवर्नमेंट यानी सरकार, जो नियमों को, कानूनों को जो बने हैं उनको इंप्लीमेंट करने का काम करती है। और न्यायपालिका तो विधायिका द्वारा बनाए गए नियम कानून वगैरह जो है उनको परखती है, जांच करती है, खरा उतरता है कि नहीं उतरता, है ना, वो चीजें हैं। तो यहां मैं क्या कहना चाहता हूं, कार्यपालिका यानी सरकार यानी मंत्री परिषद। आपको मोटे तौर पर ऐसे पढ़ लो, मंत्री परिषद रियल में कार्यपालिका है। दोस्तों कार्यपालिका का विस्तार करना हो तो गवर्नर को एक पावर है, कार्यपालिका का विस्तार कर सकती है आर्टिकल 162 में। और आर्टिकल 163 में है मंत्री परिषद, राज्यपाल, दोस्तों राज्यपाल की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए, दोस्तों सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी आर्टिकल 163 में। और उस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री। ये चारों बातें याद करो। और एक तकड़ी बात और, राजस्थान का राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ बागड़े। कौन है? हरिभाऊ, ये रट लेना, हरिभाऊ बागड़े हैं। दोस्तों ये राजस्थान के 45वें गवर्नर है, रट लेना। वर्तमान में 45वें गवर्नर है, जबकि 44वें कलराज मिश्र हुआ करते थे, जबकि 43वें कल्याण सिंह थे। याद रखना है, उनसे पहले राम नाईक थे। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और इनको शपथ 31 जुलाई 2024 को दिलाई हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस
MM श्रीवास्तव यानी मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव कौन से क्रम के हैं? आपको बताना है 41, 42 वगैरह वगैरह वगैरह, ये ऑप्शन आपको दिए। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट्स में लिखेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन उत्तर नंबर 2 राइट होगा। एक और गजब का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, या नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति। दोस्तों नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन या पुनरावलोकन हेतु किस संस्था का गठन किया गया है? 4 ऑप्शन है, महानगरीय आयोजना समिति, जिला योजना समिति, राज्य वित्त आयोग और लोक लेखा समिति। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा, राज्य वित्त आयोग। दोस्तों हम जानते हैं कि आपका 73वां संविधान संशोधन 1992, दोस्तों इसके अंदर एक आर्टिकल आया था 243। मैं कई बार आपको बताता रहता हूं, जब भी आर्टिकल 243 के साथ कोई आपसे पूछे आई वाई याद करो एक, फिर 243 के साथ में आप याद करेंगे कज्जा। कज्जा मेरा कहने का मतलब है आप इसको तोड़ दोगे। दोस्तों इसको तोड़ दो, यानी आई का मतलब इनकम यानी पैसा, पैसे की बात करता है वित्त आयोग। दोस्तों आर्टिकल 243 आई में वित्त आयोग है। यदि वो काम करेगा ग्राम पंचायतों के लिए, पंचायती राज के लिए, तब तो आर्टिकल 243 आई रहेगा। लेकिन वो उसको काम मिलेगा यदि नगर निकायों का, तब उसके लिए आर्टिकल वाई हो जाएगा, यानी 243 वाई हो जाएगा। यहां कज्जा ये राज्य निर्वाचन आयोग है। आर्टिकल 243 के निर्वाचन आयोग जो कि ग्राम पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों यानी ग्रामीण विकास के लिए काम करेगा, तो और जब नगर निकायों के लिए काम करेगा तो आर्टिकल हो जाएगा 243 ZA। अब मेरा क्वेश्चन है वित्त आयोग का। आर्टिकल 243 आई के तहत 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से वित्त आयोग का गठन 5 साल के लिए, दोस्तों इनकी अवधि 5 साल होती है और नियुक्ति करते हैं गवर्नर यानी राज्यपाल। दोस्तों और वित्त आयोग का काम क्या होता है? दोस्तों वित्त आयोग का काम होता है अपने ग्रामीण विकास संस्थाओं को और नगरीय संस्थाओं को क्या प्रदान करें? राज्य सरकार उनको वित्त की व्यवस्था करे, उनको अनुदान दे। इसके लिए वो सलाह देता है सरकार को। देखो वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करता है और बाद में अनुदान के लिए या वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए वो सरकार को सुझाव देता है वित्त आयोग। दोस्तों पहला वित्त आयोग गठित हुआ था 1995 में। उस समय के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल राजस्थान के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, याद रखें 1995 में। जबकि छठा वित्त आयोग 2020 से लेकर 2025 तक कार्यकाल, दोस्तों प्रद्युमन सिंह आपको याद होगा, जिसने बोला था कि राज्य सरकार अपने शुद्ध कर राजस्व का 6.75% हिस्सा किसको बांटेगा? दोस्तों दोनों को, यानी ग्रामीण विकास और आपके नगरीय निकायों को। और ग्रामीण विकास में तीनों को कैसे बांटेगा? ग्राम पंचायतों को, पंचायत समिति को और जिला परिषद को। वो बांटेगा आपको, ये तरीका रहेगा 5, 20 और 75 रट लेना। ग्राम पंचायतों को 75%, 20% जिला परिषद आपकी पंचायत समिति को और 5% आपके जिला परिषद को। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3। एक तकड़ी बात और बता देता हूं दोस्तों, एक तकड़ी बात याद कर लेना, यह है 74वां संविधान संशोधन 1992। यह है नगर निकायों को यानी नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने से। दोस्तों नगर पालिकाओं का संवैधानिक दर्जा देने के लिए यह किया। और एक तकड़ी बात तो यह है कि इसके अंदर 2 बड़ी बड़ी समितियों के गठन का आदेश है। ये दोनों समितियां, इन दोनों समितियों का गठन इसी के तहत। आपसे कोई पूछे आर्टिकल तो आप याद करके बताएंगे 243। दोस्तों एक तो है ZG और एक है 243 ZE, यानी दोनों की दोनों आपके सामने है। यदि कोई आपसे ZD आएगा, D और E है। यदि D में पूछे तो D का मतलब डिस्ट्रिक्ट अर्थात जिला योजना, याद कर लेना 243 ZD, D का मतलब डिस्ट्रिक्ट। जबकि ZE में है आपके महानगर आयोजना समिति, ये भी आप याद करेंगे, है ना। जबकि लोक लेखा समिति तो आप जानते ही होंगे, हमारे राजस्थान विधानसभा में टोटल 22 समितियां, जिसमें से 18 समितियां विभिन्न विषयों की
4 समितियां जो कि वित्तीय समितियां हैं, बाकी 18 बचेगी वो गैर वित्तीय है। जो 4 वित्तीय है उसमें एक है लोक लेखा समिति, और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है। तो वर्तमान में विपक्ष का नेता कौन है? हम जानते हैं टीकाराम जूली। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन होंगे? टीकाराम जूली। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये देखो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 यू के अनुसार, दोस्तों आर्टिकल 243 यू है, ये है आर्टिकल 243 यू के अनुसार नगर पालिका के गठन हेतु चुनाव संपन्न कराया जाएगा। यानी इसका मतलब आर्टिकल 243 यू में नगर पालिकाओं का कार्यकाल है। दोस्तों इसमें क्या है? कार्यकाल, याद रखें कार्यकाल। अब कहता है कि नगर पालिकाओं के गठन के लिए चुनाव कब कराया जाएगा। क्वेश्चन ये है, नंबर 1 कथन और नंबर 2 कथन। 2 कथन अपने पास है। पहला कथन, खंड 1 में निर्दिष्ट इसकी अवधि की समाप्ति से पहले। इसको यूं समझो, यह कहता है कि पहले से नगर पालिका चुनाव हो चुका है, गठन हो चुका है, उसका कार्यकाल 5 साल है, वो उसका कार्यकाल चल रहा है। नेक्स्ट इलेक्शन कब करा लेना है? 5 साल की समाप्ति से पहले ही करा लेना है, यह कह रहा है। इसकी अवधि की समाप्ति से पहले इलेक्शन करा लेना है। दूसरा है, इसकी विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि की समाप्ति के पहले। मान लो आज विघटित कर दी जाए तो विघटन की तारीख आज है, आने वाले 6 महीने के भीतर भीतर इलेक्शन करा लो। इसका मतलब ये दोनों बातें सही है दोस्तों, ये दोनों बातें ओरिजिनल जो हमारा अधिनियम है, या मैं कह सकता हूं संविधान संशोधन अधिनियम जो कि हमारा 74वां है, उसी से सीधा लिया हुआ है। दिखा देता हूं आर्टिकल 243 यू, आप चेक करेंगे दोस्तों। ये देखो, नगर पालिकाओं की अवधि आप यहां से पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन के अंदर जो 2 ऑप्शन थे वो दोनों आपके सामने, ये देखो यहां लिखे हैं। ये देखो यहां से सेम का सेम क्वेश्चन लिया था अगले ने। ये कहता है कि किसी नगर पालिका के गठन के लिए, दोस्तों किसी नगर पालिका के गठन के लिए चुनाव निम्नलिखित तिथियों में पूरा किया जाएगा। यही क्वेश्चन था। देखो यहां पर एक खंड 1 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व 1 और इसके विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व, ये दोनों बातें थी, यही क्वेश्चन था। अब दोस्तों खंड 1 में क्या है वो भी दिखाता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम कार्यकाल की चर्चा करते हैं तो आर्टिकल 243 यू पर जाते हैं, और इसके अंदर 1 खंड है, फिर 2 खंड है और फिर 3 खंड है। इन तीनों खंडों को हम पढ़ेंगे। अब जो हमने अभी पढ़ा है ये रहा, ये खंड 3 है एक प्रकार से, यानी सब 8 भाई 8 1 1 2 3 है। 243 यू के अंदर 1 2 3 हमने 3 पढ़ा। 3 को हम जब पढ़ रहे थे तो 3 के अंदर खंड 1 के बारे में एक बात लिखी है। ये कह रहा है कि देखो 3 के अंदर क और ख लिखा है। क में है खंड 1 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले। इसका मतलब खंड 1 में क्या लिखा हुआ है वो हमें पढ़ना पड़ेगा, यानी खंड 1 में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ना पड़ेगा। आओ दिखाता हूं। ये देखो, ये रहा खंड 1। खंड 1 कहता है कि प्रत्येक नगर पालिका यदि किसी तत्समय प्रवर्त विधि के अधीन पहले ही विघटित न कर दी जाए तो अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष की अवधि पर बनी रहेगी। 5 साल कार्यकाल होगा। यह बात है। यह कह रहा है कि मान लो कोई नगर पालिका गठित हुई और उस समय जो विधि चल रही है, विधि प्रचलन में है, उस विधि के तहत यदि उस नगर पालिका को विघटित नहीं कर दिया गया है समय से पहले, तो वो अपनी पहली बैठक से लेकर 5 साल तक उसका कार्यकाल रहेगा। देख लो, उससे ज्यादा नहीं। यह है खंड 1 में। तो एक खंड में 5 साल की बात है, वो यहां पर कह रहा है कि खंड 1 में, ये 3 के अंदर जाकर के खंड 1 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले इलेक्शन कराना है।
यही तो बात थी, दोनों बातें सही है। एक और दो, दोनों बातें सही हो गई। आपके इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? दोनों ही बातें सही है। इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक और खतरनाक क्वेश्चन आपके लिए। राजस्थान लोक सेवा गारंटी प्रदान अधिनियम 2011 राजस्थान में कब लागू हुआ? दोस्तों, अशोक गहलोत की सरकार थी और 2011 का समय था। चार ऑप्शन है, 14 सितंबर, 14 अक्टूबर, 14 नवंबर, 14 दिसंबर। उत्तर नंबर 3, 14 नवंबर इज राइट ऑप्शन। दोस्तों, एक तकड़ी बात बताता हूं। वैसे लोक सेवा भाई विभिन्न विभाग हमारे राजस्थान के अंदर, बहुत सारे विभाग जो है वो सेवा देते हैं। आम नागरिकों तक बहुत सारी सर्विस वो देते रहते हैं। वो सेवा जो नागरिक को दी जानी है, और ये बन गया कानून। अब कानून के मद्देनजर रखते हुए सरकार को वो सारी सेवाएं देना जरूरी है, अन्यथा व्यक्ति कोर्ट चला जाएगा, क्योंकि कानून का उल्लंघन हो रहा है। तो यहां लोक सेवकों का कर्तव्य बनता है कि सही समय पर संबंधित विभाग की सेवा उस नागरिक तक पहुंच जाए। यह है कानून। ये कब लागू हुआ? 14 नवंबर 2011 को। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि 2011-12 का जो बजट आया, इस बजट में घोषणा हुई थी लोक सेवा प्रदान करने की गारंटी अधिनियम आएगा। आगे चल करके 14 नवंबर 2011 को हमारे देश में लागू हो गया। सॉरी, राजस्थान में लागू हो गया, क्योंकि ये राजस्थान सरकार का है। जब ये शुरू हुआ था ना, तब 15 विभाग और 108 सेवाएं। दोस्तों, आपको याद करना है इसका मतलब क्या है। शुरुआत में 15 विभागों की 108 सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा। वर्तमान में आज की तारीख में 27 विभागों की 287 सेवाएं दोस्तों इस एक्ट के तहत मिल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। चलिए भाई, तो इस प्रकार से लोक सेवा प्रदान करने की या गारंटी अधिनियम 2011 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया। और सुनो, ये टॉपिक आरएएस में भी है, और ये टॉपिक ईओ में भी है, और ये टॉपिक जेईएन में भी है, और बाकी लगभग सभी एग्जाम्स में ये आता रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। एक और खतरनाक क्वेश्चन आपके लिए बहुत गजब का है। सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन राजस्थान के किस शहर से आरंभ होती है? दोस्तों, सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, वो वैसे देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रेन कोई एक तो चलती नहीं है, हजारों ट्रेनें चलती है। किस किस का नाम याद करें? लेकिन फिर भी इस ट्रेन का नाम हम इसलिए याद करेंगे क्योंकि हमारे सालासर के हनुमान जी पर नाम पर रखी गई है। सालासर सुपरफास्ट, जोधपुर से बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। उत्तर नंबर 1 जोधपुर। दोस्तों, जोधपुर से शुरू होकर के सराय रोहिला दिल्ली तक जाती है। याद रखें, सराय रोहिला दिल्ली तक ये जाती है ट्रेन, जोधपुर से रवाना होती है। अब एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए है, ट्रेन का ही क्वेश्चन आ गया तो मैं पूछ लेता हूं। राजस्थान में एक बहुत गजब की ट्रेन चलती है जिसका नाम है लीलन। दोस्तों, लीलन ट्रेन, लीलन हमारी श्रृंगारी रे, है ना, वो तेजा जी की घोड़ी थी। तो वर्तमान में तेजा जी की घोड़ी के नाम से जानी जाती है हमारी लीलन एक्सप्रेस। राजस्थान के कौन से 2 शहरों को जोड़ती है? आप मुझे बताएंगे कहां से कहां चलती है, आपको बताना है। कमेंट्स में ठोक दो उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर लेता हूं। दोस्तों, क्वेश्चन आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में रेंगती मृत्यु शब्द का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। 4 ऑप्शन आपके सामने। वनाग्नि के कारण वन विनाश, वनाग्नि का मतलब जंगल में या वन में आग लग जाए जिसके कारण वनों का विनाश हो गया, उसके लिए शब्द युवा, गलत हो गया। मृदा और उसकी उर्वरता का ह्रास, दोस्तों यही उत्तर सही होगा। न्यून वर्षा गलत है, गंभीर रोग गलत है। उत्तर नंबर 2 रेंगती मृत्यु। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी मिट्टी और उसकी उर्वरता का जो ह्रास होगा, इसको हम बोलते हैं मृदा का अपरदन। यानी मृदा का अपरदन का मतलब मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परतें उड़ जाना, नष्ट हो जाना, अर्थात उसकी वजह से हमारे यहां देखो रेंगती मृत्यु,
एक प्रकार से उर्वरता का ह्रास हो गया। उत्तर नंबर 2 है। दोस्तों इसको मैंने राजस्थान की जब मिट्टी मैंने पढ़ाई थी नए वाली, देखो आपको याद होगा नई मिट्टी मैंने पढ़ाई, कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के एक भी क्वेश्चन उसे बाहर नहीं जाते, आजकल एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता, उसमें मैंने ये कंटेंट कराया था। दिखाता हूं आपको सेम का सेम कंटेंट। दोस्तों ये देखो मैंने बोर्ड पर पढ़ाया, हूबहू आपको दिखा रहा हूं। मिट्टी की समस्याएं, मृदा अपरदन, एक नंबर पॉइंट। देखो राजस्थान में मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या है। मृदा व उसकी उर्वरता के विनाश को देखते हुए इसे रेंगती मृत्यु कहते हैं। ये मैंने डिट्टो करा कर खींचो, मुझे पता है कि आपको भी आता है, लेकिन मैंने ये राजस्थान की मिट्टी वाले टॉपिक में ये पूरा डिटेल में, क्योंकि राजस्थान की उस गजब की किताब में से लिया था जहां से हूबहू आजकल क्वेश्चन आते हैं। ये देखो आपके सामने, और एक तकड़ी बात मैंने यहां पर बोली थी। देखो जब जल जल व वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत के बह जाने या उड़ जाने को क्या कहते हैं? मिट्टी का अपरदन कहते हैं। दोस्तों मृदा अपरदन, परत अपरदन और नाली नुमा अपरदन इसके रूप है ना। राजस्थान की लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि जलीय अपरदन से प्रभावित है। क्वेश्चन आ सकता है, 4 ऑप्शन ठोक देगा अगला। राजस्थान की कितनी भूमि जलीय अपरदन से प्रभावित है? 4 लाख हेक्टेयर, रट्ट लेना। चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा हाड़ौती के पठार पर काफी अपरदन हुआ है। कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिले नाली नुमा, जिसको हम रील अपरदन कहते हैं, चंबल के आसपास उससे ग्रसित है। तो राजस्थान के वो 3 जिले कौन से हैं जो रील अपरदन से या नाली नुमा अपरदन से प्रभावित है? कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर, रट्ट लेना। जबकि पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र वायु अपरदन से प्रभावित है। इससे राजस्थान की हजारों हेक्टेयर भूमि नष्ट हो चुकी है। गजब का क्वेश्चन, रट्ट लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ, ये भी पूरा हो गया, और एक जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? एकदम आसान सा क्वेश्चन है। पहले थोड़ा ठीक क्वेश्चन, फिर थोड़ा स्तर गिरा दिया। अचलगढ़, बेराट, गुरु शिखर और जरगा। दोस्तों ये 1722 मीटर के साथ ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अब मेरे पास में जरगा भी है जो 1431 है। यहां पर अचलगढ़ है जो मेरे पास में आपके ये हो जाएगी आपकी 1380। बच गई मेरे पास बेराट जो कि 704 मीटर है। शायद आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अचलगढ़, बेराट, गुरु शिखर और जरगा, ऐसा कोई बेसिक क्वेश्चन भी कर्मचारी चयन बोर्ड पूछ सकता है या आरपीएससी। वैसे तो ये सदाबहार क्वेश्चन है। उत्तर नंबर 3 गुरु शिखर इज राइट ऑप्शन। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। आइए देखते हैं एक और गजब का क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन अब की बार है बहुत ही शानदार, और अनास और चाप नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, अनास और चाप। दोस्तों 4 ऑप्शन माही, चंबल, लूणी और बनास। इसका उत्तर नंबर 1 माही हो जाएगा, माही नदी। दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, जब माही नदी इस प्रकार से राजस्थान में, भाई हम जानते हैं ये राजस्थान का ये हिस्सा है दक्षिण, और इस प्रकार से ये नदी ऐसे जाती है और राजस्थान में और कर्क रेखा को 2 बार काट देती है, एक जाते वक्त और एक ऊपर से लौटते वक्त। दोस्तों ये 2 बार काटती है। अब देखो ये हमारी माही नदी है। दोस्तों माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर गुजरात में एंट्री करेगी। एक प्रकार से 3 राज्यों में इसका अपवा क्षेत्र हो गया। अब एक देखो बात, माही नदी जो है इसकी अनास और चाप दोनों सहायक नदियां हैं। अब मैं लिख देता हूं चाप और अनास के बारे में एक तकड़ी बात। कर्मचारी चयन बोर्ड ने इन 2 नदियों के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा कि दोनों, भाई इनमें से कौन सी नदी, देखो एक राइट है, इधर मैं लिख देता हूं राइट और इधर लिख देता हूं लेफ्ट। अंदर की ओर लेफ्ट है, ऐसे जा रही है ना, तो ये लेफ्ट हो गया, उधर राइट हो गया। ठीक है, तो चाप नदी है ना, इसको माना है लेफ्ट, बाईं ओर से। चाप नदी बाईं ओर से मानी गई है, जबकि अनास को दाईं ओर से माना गया है। यह बात आप याद कर लेना। इसका मतलब एक बात यह तो तय हो गई है कि इस नदी की एकमात्र नदी ऐसी जो बाईं ओर से मिलती है, उसका नाम है चाप।
एकमात्र नदी। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने माना है, मैंने नहीं। पहले हम क्या पढ़ते थे, अनास और चाप दोनों को बाईं ओर से पढ़ते थे, लेफ्ट ओर से। लेकिन अब क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने चाप को तो मान लिया बाईं ओर से, अनास को माना नहीं है ना, याद रखें। बाकी हम जानते हैं इनके अलावा और भी बहुत सारी है, सोम है ना, सोम नदी होगी, आपके करमाई, सोम वैसे करमाई वगैरह है ना, वो तो सोम की सहायक है, जाखम की सहायक है। तो जाखम हो गई, सोम हो गई, हरण हो गई, इरू हो गई, मादर हो गई, ये तमाम नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। तो यहां से आपको यह क्वेश्चन याद करना है, टाप नदी बाईं ओर से, अनास को दायां मान लेना है, ठीक है। जैसे मादर इंपॉर्टेंट है, एराव इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, मादर और एराव ये भी इधर से मिलती है, राइट से, ठीक है। जबकि अभी मैंने एक बात बताई थी कि जाखम की दो नदियां, एक करमाई और एक, देखो भाई आपने सूकड़ी नदी सुनी है ना, तो एक है सूकड़ी, दोस्तों याद रखना, एक है सूकड़ी और एक है सूकली, ये दोनों एक अंतर सुनो। यदि सूकड़ी आ जाए तो लूणी की सहायक नदी, यदि सूकली आ जाए तो जाखम की सहायक नदी है। मैं जाखम की दो सहायक नदियां आपको बताऊंगा, एक है करमाई, करमाई और सूकली, ये दोनों जाखम की है। करमाई और सूकली दोनों जाखम की सहायक नदियां हैं, जबकि सूकड़ी आपको पता ही है। तो सूकड़ी और सूकली याद कर लेना, है ना। अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर, ये देखो एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। आनंदपुरी एवं सागवाड़ा नहरें किससे संबंधित है? बनास नदी से, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चंबल नदी और माही। इसका उत्तर भी 4 नंबर माही होगा। दोस्तों मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखाता हूं, बहुत जबरदस्त का कंटेंट आपके सामने। ये देखो आप दोस्तों, इस आदमी को जानते हो क्या? इस आदमी को आपने देखा होगा, मैंने राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं कराई थी। शायद आपने मेरी क्लास देखी या नहीं देखी वो तो आप जाने, लेकिन ऊपर वाला जो क्वेश्चन था मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आप यदि इस आदमी को जानते हो तो चेक कर लेना। दोस्तों यहां देखो, मैं माही नदी का 3 चरणों में काम पूरा हुआ था। पहला चरण आपके सामने, दूसरा चरण और तीसरा चरण। दोस्तों दूसरे चरण में देखो, पहले चरण में क्या, प्रथम चरण में बांसवाड़ा के समीप बोरखेड़ा गांव में माई नदी पर माई बजाज सागर बांध बनाया गया और इसका जल संग्रहण क्षेत्र 6240 वर्ग किलोमीटर है। इस बांध की भराव क्षमता 72.70 टीएमसी है। यानी पहले चरण में बांध बना था, राजस्थान और गुजरात दोनों ने मिलकर बनाया था। दूसरा चरण आपके सामने, डूंगरपुर में सिंचाई सुविधा हेतु यहां पर आनंदपुरी और सागवाड़ा नामक दो नहरें निकाली गई है। आनंदपुरी और सागवाड़ा दो नहरें, आप देख सकते हैं यही आदमी पढ़ा के गया था और यही आदमी दोबारा पढ़ा रहा है इस बात को। इस प्रकार से मैंने बोला भी था, छोरो रट्ट लेना, ये देख लो यहां पर बोला है, छोरो रट्ट लेना, ये क्वेश्चन आएगा और ये आ गया है। इसलिए कह रहा हूं, मैंने इन्हीं पिछले 2-3 महीने में जो टॉपिक वाइज चीजें पढ़ाई है ना, छोरो रट्ट लेना, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, कोई भी नहीं जाएगा। तीसरे चरण में 2 विद्युत ग्रह बने थे, ये भी आप याद कर लेना। इस प्रकार से मैंने मेरा क्वेश्चन पूरा करा दिया है, यानी ये वाला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे आप, ये लो, मैंने ये वाला हो गया और इसके अलावा ये अनास वाला हो गया और ये आनंदपुरी और सागवाड़ा वाला क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अब मैं आपको लिए चलता हूं राजस्थान में तेंदू वृक्ष के लिए प्रमुख जिला कौन सा है? झालावाड़, हनुमानगढ़, सीकर और भरतपुर। सीधे सीधे गलत हो गए तीनों ही, क्योंकि तेंदू पत्ता ना तो हनुमानगढ़ में, ना सीकर में, ना भरतपुर में। लेकिन एक तकड़ी बात सुनो, तेंदू पत्ते के लिए प्रमुख जिला पूछा है। दोस्तों वो किताब, जिस किताब में से ये क्वेश्चन आया है, एक वो किताब जिसमें से कर्मचारी हो चाहे आरपीएससी, दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछते हैं। हाड़ौती संभाग, आप याद करें हाड़ौती संभाग के जिले, जिसमें सबसे पहले झालावाड़ याद कर लेना, 2 नंबर कोटा याद करना। यानी सबसे ज्यादा तेंदू पत्ते झालावाड़ में, फिर कोटा में और फिर बूंदी में। 3 जिले तो ये हो गए। उसके बाद में हमारा पुराना उदयपुर संभाग, अभी पुराना क्या नया, आज भी वही है। और एक बात बीच में थोड़ा तंज कस देता हूं, मैंने तो बहुत बार बोला था छोरो इनको पढ़ पढ़ के टाइम खराब मत करना, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सच बताओ, बोला था कि नहीं बोला था? है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं आया और आगे भी नहीं आएगा। अब तो
थोड़े दिन और इंतजार करो। जो 8 जिले हैं ना, उनके क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 4 महीने बाद आएंगे, अभी कोई नहीं आएगा। अभी 4 महीने आपको पुराने 33 जिले ही पढ़ने, है ना। चाहे कोई कितना ही किताब बेचने के लिए आपको गुमराह करे, बिकना मत आप, है ना। आप टिके रहना, बाकी देख लेंगे। दोस्तों, झालावाड़, कोटा और बूंदी, इसके अलावा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा में भी मिलते हैं, है ना, तो याद कर सकते। दोस्तों, इसे वागड़ का चीकू कहते हैं। वागड़ का चीकू, क्या कहते हैं इसे? वागड़ का चीकू कहते हैं। आपको पता है, तेंदू पत्ते की जो पत्तियां होती है ना, इस पौधे की, इसकी पत्तियों से बीड़ियां बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है। वैसे इसको बीड़ी वाली बात तो आपको पता ही होगी, बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुका। एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर रखने वाला हूं। डबोक हवाई अड्डा, मुझे नहीं लगता इसके बारे में ज्यादा चर्चा करनी चाहिए। डबोक हवाई अड्डा तो पड़ता है आपके उदयपुर में, और सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर में, रातानाडा पड़ता है जोधपुर में, और नाल हवाई अड्डा बीकानेर में। मोटे तो जो नाम यही आपके सामने। हाँ, एक जरूर है आपको याद करना है दोस्तों, एक बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर, दोनों में से किस जिले में एक पट्टी है, उस पट्टी पर कई बार क्वेश्चन आए हैं, कोई बता सकता है? उसका नाम क्या है? वो कमेंट्स में आपको बताना है। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि वो कमेंट्स में बताना था, अभी भी मैं आपको दे रहा हूं एक कमेंट्स, और आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे क्या उत्तर होगा। दोस्तों, उस पट्टी का नाम आपको बताना है ना। अगला क्वेश्चन मेरे सामने, ये देखो, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। बात 2019 के अनुसार हम करेंगे, है ना। हम ये तो जानते ही है कि 2012 के बाद पशु गणना 5 वर्षों में होती है। 5 वर्षों में तो होनी चाहिए थी ये 2017 में, क्योंकि 2017 में हमने डिसीजन लिया कि हम ऑनलाइन करेंगे, जिस वजह से 17 में तो हो नहीं पाई, और ये हुई थी 2019 में। ये बात आपको याद करनी है। 17 की बजाय 19 में, क्यों? क्योंकि हमने ऑनलाइन काम किया, इसलिए थोड़ा समय लग गया। अब बात है 2019 की। 2019 की जो पशु गणना है, उसमें सबसे ज्यादा भैंस कहां है? दोस्तों, 2 जिले आपके सामने, दोनों के दोनों इधर है। यहां पर अलवर भी है और ये रहा जयपुर। तो जयपुर को 1 नंबर और अलवर को 2 नंबर देना है भैंसों की बात जब भी होगी, क्योंकि हाँ, 2012 वाली में सबसे ज्यादा भैंस यहां पर नहीं थी। उस समय उदयपुर में सबसे ज्यादा भैंसें थी, क्योंकि 2019 पूछा है, तो इसमें जयपुर 1 नंबर है और अलवर 2 नंबर है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बकरी सबसे ज्यादा कहां है? क्वेश्चन आया है, बकरी हम बाड़मेर कर देते हैं, और भेड़ सबसे ज्यादा, हम भेड़ भी बाड़मेर कर देते हैं। ये दोनों सबसे ज्यादा हम बाड़मेर करते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बकरी सर्वाधिक, दूसरी सर्वाधिक संख्या कहां है? तो याद करें, बकरी के साथ बाड़मेर, जोधपुर जोड़ दो, जोधपुर दूसरी सबसे ज्यादा हो जाएगी, और भेड़ सबसे ज्यादा बाड़मेर है, तो 2 नंबर पे आपकी कौन हो जाएगी? जैसलमेर हो जाएगी। शायद शायद जैसलमेर सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया थोड़े दिन पहले, ये क्वेश्चन आ चुका, ध्यान रखें। तो भेड़ सबसे ज्यादा बाड़मेर में, 2 नंबर जैसलमेर में। बकरी सबसे ज्यादा बाड़मेर में, 2 नंबर जोधपुर में। भैंस सबसे ज्यादा जयपुर में, 2 नंबर अलवर में। और गाय सबसे ज्यादा बीकानेर में। दोस्तों, गाय सबसे ज्यादा, यहां लिख देता हूं, गाय, गाय सबसे ज्यादा 1 नंबर पे आपको बीकानेर करना, 2 नंबर पे आपको जोधपुर करना है। गाय सबसे ज्यादा बीकानेर और जोधपुर, 1 नंबर बीकानेर, 2 नंबर जोधपुर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ये देखो, निम्न में से कौन सा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए चयन समिति का सदस्य नहीं है? दोस्तों, हम राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की चर्चा करने जा रहे हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जो है, इसका गठन कब हुआ और इसमें अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं दोस्तों, उनकी नियुक्ति के लिए एक समिति गठित होती है। वो नाम निर्देशित करती है गवर्नर को, और गवर्नर इनकी नियुक्ति करते हैं। तो मैं उस समिति की चर्चा पहले करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन ही उसी का है। अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए एक समिति होती है। मुख्यमंत्री उसमें शामिल है, गृह मंत्री शामिल है, मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है, यह भी शामिल है। उत्तर नंबर 3 होगा। दोस्तों, ये बात मानवाधिकार आयोग की है। लेकिन एक बात याद करना, जब भी लोकायुक्त की चर्चा हो जाए तो मुख्य न्यायाधीश जरूर ऐड कर देना। लोकायुक्त में क्योंकि भ्रष्टाचार, सरकार की भ्रष्टाचार की जांच करनी है, तो मुख्य न्यायाधीश ऐड हो जाएगा वहां समिति में। यहां समिति में ये 3, अभी तो ये 3 है।
लेकिन मैं कुछ और भी जोड़ सकता हूं, विपक्ष का नेता भी होगा, विधानसभा में विपक्ष का नेता। तो कितने हो गए, गौर से देख लो। नंबर 1 सीएम, यानी उस चयन समिति का अध्यक्ष कौन होगा, लिख देता हूं, अध्यक्ष होगा सीएम, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होगा। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष भी मेंबर होंगे, विधानसभा में विपक्ष के नेता भी मेंबर होंगे, और एक राज्य का गृह मंत्री होगा। और गृह मंत्री नहीं है तो मुख्यमंत्री अपनी तरफ से नियुक्त कर देगा किसी एक कैबिनेट मंत्री को। और यदि विधान परिषद है तो विधान परिषद में भी 2 व्यक्ति, विधान परिषद में सदन का नेता और विपक्ष का नेता, वो भी शामिल हो सकते हैं यदि विधान परिषद हो तो। ये है हमारे यहां इनकी चयन समिति। बाद में ये चयन समिति सिफारिश करेगी और सिफारिश के आधार पर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी। याद रखना, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर करते हैं, अपने हस्ताक्षर के साथ वारंट जारी करते हुए नियुक्ति करते हैं। जो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की होती है सेम। हाँ, यहां पर राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है उसके लिए एक तकड़ी बात आपको याद करनी है। पहले के जमाने में 5/70 होता था, लेकिन 2019 में संशोधन हो गया है 3/70 करना। यह कार्यकाल है वर्तमान में। और पहले के जमाने में यह होता था कि राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष बनेगा वो केवल और केवल वही व्यक्ति बन सकता था जो किसी हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस रहा हो। लेकिन 2019 में संशोधन हो गया, बोले कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस के अलावा वो व्यक्ति भी बन सकता है जो किसी हाई कोर्ट का जस्टिस भी रहा हो। चीफ जस्टिस रहना कोई जरूरी नहीं है, ये भी आप याद करेंगे। और तकड़ी बात तो यह है कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो होता है वो किसको देता है, गवर्नर को नहीं देता। गवर्नर को नहीं देता, सरकार को देता है, राज्य सरकार को, जो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है आने वाले दिनों में। चाहे आपका जेईएन का एग्जाम हो, चाहे आपका आरएस का हो, चाहे आपका ईओ का हो, यह टपकेगी बात, याद रख लेना, गलती मत कर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन आ गया आपके सामने, रूणीचा। रूणीचा एक धार्मिक स्थल है जो किस लोक देवता से संबंधित है, हरबू जी, मल्लीनाथ जी, गोगा जी और रामदेव जी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 4 रामदेव जी है ना। रामदेव जी के बारे में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि आप हर कोई जानता है इनके बारे में, है ना। वो ये बात हो गई कि सूर्य को दीपक दिखाने की बात हो गई। हम रामदेव जी की चर्चा करने का मतलब तो यही हुआ, इसलिए चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि इनको हर कोई जानता है। तो हडबू जी, इनका पवित्र स्थल बेंगटी गांव जो कि फलोदी जिले में, फलोदी जिला रह गया है, फलोदी को हटाया नहीं है। मल्लीनाथ जी जो कि तिलवाड़ा, दोस्तों तिलवाड़ा लूणी नदी के किनारे। गोगा जी का आपको पता है, गोगा मेड़ी ददरेवा दोनों जगह है, गोगा मेड़ी नौर हनुमानगढ़ में और ददरेवा चूरू में। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 4 राइट हो गया। दोस्तों मानवाधिकार आयोग के बारे में कुछ बातें जो राजस्थान सरकार की गवर्नमेंट की साइट जहां से आपके काम की चीज है वो भी बताना चाहूंगा। 18 जनवरी 1999 को एक गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के संबंध में यानी एक गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है 18 जनवरी 1999 को। और 23 मार्च 2000 ईस्वी को, रट लेना, यहां पर मिल जाएगा दोस्तों, ये देखो मार्च 2000 में अध्यक्ष और सदस्यों ने पद ग्रहण किया। मार्च कितनी है, 23 मार्च है, रट लेना। देखो आयोग क्रियाशील हो गया, यही क्वेश्चन आया थोड़े दिन पहले। हम जानते हैं कि शुरू में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे 1999 के तहत, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। आगे चल करके संशोधन हो गया 2006 में, सदस्यों की संख्या घटा करके 2 कम कर दी गई। देखो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, रट लेना, है ना। अब देखो वर्तमान में आज की तारीख में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कौन है। दोस्तों अध्यक्ष और सदस्यों की बात आपके सामने, न्यायमूर्ति श्री गंगाराम मूलचंदानी अध्यक्ष है वर्तमान में, 2 सदस्य। देखो यहां पर 1+2 होंगे, संशोधन 2006 में, ये देख लो आपके सामने। न्यायमूर्ति श्री रामचंद्र जी झाला, रट लेना, ये क्वेश्चन आया थोड़े दिन पहले, रामचंद्र जी झाला का क्वेश्चन आ रखा है। उसमें यह था कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष मूलचंदानी जी है, और दूसरे ऑप्शन में था वर्तमान में आयोग का एकमात्र सदस्य अशोक कुमार गुप्ता है। मैंने जोर से चिल्ला करके बोल दिया, अरे छोरो पेपर सेटर झाला को खा गया। तो झाला जी ने सुन करके अगले दिन मुझे रीट्वीट किया, बोले कि आपने ये गलत बोल दिया है, मानवाधिकार आयोग का मेंबर हूं, कुछ भी कर सकता हूं, रामचंद्र जी झाला ने। मैंने बोला साहब क्लास की बात है, वही रहने दो। दोस्तों इसका मतलब आप तीनों रट लेना, क्वेश्चन पूरा हो गया।
अगला क्वेश्चन है, बारडोली का शिव मंदिर किस नदी के कांटे पर? गजब का क्वेश्चन दोस्तों। इस बारडोली के शिव मंदिर को एक दिन हमने बहुत गजब तरीके से पढ़ा था। यदि किसी बच्चे ने मेरा लाइव क्लास, मैं कह रहा हूं यूट्यूब पर, यदि मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए हैं और आपने यदि ढंग से 1 महीने तक लगातार देख लिया, आप पूरे के पूरे पेपर में से 5 क्वेश्चन का कह नहीं सकता। 4 या 5 क्वेश्चन। आजकल क्या है, पेपर सेटर भी अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड डाल देता है। मैं ये नहीं कहूंगा 100 में 100 आ जाएंगे, 100 में से 95 क्वेश्चन तो आपके कहीं के नहीं रहेंगे, ये मैं गारंटी दे। बारडोली का शिव मंदिर देखो किस नदी के कांठे? कांठे का मतलब होता है किनारा या पाट, है ना, कांठे पर है। बनास गलत हो गया, बेड़च गलत हो गया, चंबल सही हो गया, लूणी गलत हो गया। दोस्तों इसका उत्तर नंबर 2, 3 चंबल राइट होगा। 2 नदियां हैं, एक नदी है ब्रह्माणी नदी और दूसरी है चंबल। कहते हैं इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है ब्रह्माणी, या जिसको हम ब्राह्मणी नदी भी बोल देते हैं, और चंबल, दोनों के किनारे दोस्तों ये बारडोली नामक स्थान है। कहते हैं कि चंबल में ब्राह्मणी आकर के मिलती है और बारडोली के बारे में तकड़ी बात तो यह है कि बारडोली नामक स्थान वर्तमान में कोटा में है, न कि चित्तौड़ में। यह आप गलती मत करना दोस्तों, यह वर्तमान में कोटा में है, लेकिन यह निकट है किसके? रावत भाटा के। दोस्तों रावत भाटा के निकट है, रावत भाटा के निकट है। इसका मतलब रावत भाटा चित्तौड़ में है, यह चित्तौड़ में है। रावत भाटा चित्तौड़ में है, जहां परमाणु संयंत्र है रावत भाटा के ठीक निकट में कोटा में स्थित है आपका बारडोली का शिव मंदिर। कहते हैं 8वीं से लेकर के 11वीं शताब्दी के बीच में गुर्जर प्रतिहार शैली के गजब के मंदिर है, और टोटल मंदिरों का समूह 9 है। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ जाएगा कि बारडोली के शिव मंदिर में कितने मंदिरों का समूह है? दोस्तों 9 मंदिरों का, याद करें 9 मंदिरों का समूह है। ये बहुत गजब का क्वेश्चन। और कौन से शैली के हैं? गुर्जर प्रतिहार शैली के, रट्ट लेना, गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं। और गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिरों की जब भी हम चर्चा करेंगे तो कामुकता से भरी हुई प्रतिमाएं याद आ जानी चाहिए आपको। या राजस्थान में कहीं पर भी आपको कोई मंदिर देखो और कामुकता से भरी हुई प्रतिमाएं दिख जाए तो तुरंत सोच लेना ये 8वीं से लेकर के 11वीं शताब्दी के बीच में निर्मित किया गया मंदिर है। तुरंत आपका दिमाग यहां चला जाएगा। दोस्तों यहां पर एक गजब का मंदिर है जिसको हम घाटेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि उस मंदिर का निर्माण हूण वंशीय राजा मिहिर कुल ने कराया। क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। यहां पर एक बहुत गजब का भगवान शिव को समर्पित मंदिर भी है, घाटेश्वर महादेव मंदिर। घाटेश्वर महादेव मंदिर बहुत गजब का है। इस मंदिर का नाम मिहिर कुल ने करवाया। दोस्तों मिहिर कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें, क्वेश्चन बन सकता है ना, तो ये बात आप जरूर याद करें। मिहिर कुल हूण वंशीय थे ना? हाँ जी, हाँ मिहिर कुल 2 है, एक तो है मिहिर कुल और एक और है, आपके नाम भूल गया मैं उनका, इनके जैसा ही था, खतरनाक था वो भी। उसका नाम है, वो गुर्जर प्रतिहार राजा थे खुद, मिहिर भोज। वो तो जिसको हम भोज प्रथम के नाम से जानते हैं, वो तो बहुत प्रकांड विद्वान राजा हुए उज्जैन के। लेकिन यहां मैं चर्चा कर रहा हूं मिहिर कुल, ये हूण वंशीय राजा है। ये वही व्यक्ति है जिसने घाटेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भी कराया और आगे चल करके इसने बेराट सभ्यता को तहस नहस कर दिया था। ये वही आदमी है, रट्ट लेना, गलत नहीं होना चाहिए, है ना। बारडोली नामक स्थान पाशुपत संप्रदाय का पवित्र स्थल रहा है, क्योंकि यहां भगवान शिव का मंदिर है ना, और भगवान शिव यानी शैव शाखा की कुछ आपको पता होगा शाखाएं होती हैं, जिसमें एक पाशुपत होती है, एक लिंगायत होती है। तो पाशुपत शाखा का पवित्र स्थल है ये आपका बारडोली, पाशुपत। और पाशुपत का ही कौन है? आपके उदयपुर वाला लकुलेश जी वाला वो मंदिर, एकलिंग जी माला मंदिर, उदयपुर, वो आपके वहां पर है ना, उदयपुर के अंदर एकलिंग जी है ना, वो भी पाशुपत संप्रदाय का है, ये भी पाशुपत संप्रदाय का। ये बात आप याद करें, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन बन सकता है कि घाटेश्वर महादेव मंदिर को सर्वप्रथम किसने खोजा? कर्नल टोड ने। क्वेश्चन आ सकता है, कर्नल टोड ने खोजा है। अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर, कृपाल सिंह शेखावत को किस कला को देश विदेश में पहचान देने के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया? मीनाकारी, उस्ता कला, ब्लू पोट्री, थेवा कला। उत्तर नंबर 3 ब्लू पोट्री। दोस्तों पद्म कृपाल सिंह शेखावत थोड़े दिन पहले तक ये नीम का थाना जिले के थे, आजकल ये सिक्कर जिले के हैं, हम यही पढ़े। वर्तमान में ये सिक्कर जिले के हैं, नीम का थाना के पास इनका गांव है, वहां के हैं कृपाल सिंह शेखावत। कहते हैं कि इन्होंने ब्लू पोट्री पर गजब का काम किया।
इन्होंने 25 रंगों का प्रयोग किया। भाई इनके बारे में क्वेश्चन ये आया हुआ है, इन्होंने 25 रंगों का प्रयोग करते हुए बहुत ही गजब की ब्लू पोट्री, चीनी मिट्टी के बर्तन को ही तो कहते हैं दोस्तों। ये है हमारे कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत को पद्म श्री भी मिला है और पद्म भूषण भी मिल रखा है, याद रखें, है ना। सॉरी पद्म श्री और कलाविद पुरस्कार, माफी चाहूंगा, पद्म श्री ये तो है 1974 में, और एक है कला निधि पुरस्कार, कला निधि, न कि पद्म भूषण, माफी चाहूंगा। 1974 में पद्म श्री और उसके बाद में कला निधि पुरस्कार, ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत। वैसे अनिल दोराया को कौन भूल सकता है, वो भी देखो, ब्लू पोट्री के 3-4 कलाकारों के नाम बता देता हूं, रट लेना, क्वेश्चन आएगा। अनिल दोराया, गोपाल सैनी, नरोत्तम जांगिड़ और एक नाथीबाई। वो नाथीबाई जिसकी चर्चा कई बार करते रहते हैं दोस्तों, ब्लू पोट्री की सिद्ध हस्त कलाकार रही है नाथीबाई। नाथीबाई ये जयपुर की है और बहुत ही गजब की कलाकार रही है, ध्यान रखें। नाथीबाई का वाड़ा वो चर्चा करते हैं ना, वो नाथीबाई दूसरी थी और ये नाथीबाई दूसरी है। ये तो ब्लू पोट्री की सिद्ध हस्त कलाकार है, और वो नाथीबाई बहुत बड़ी दानी रही थी। उस जमाने में काल पड़ गया, वो पाली की रहने वाली थी शायद, वो नाथीबाई, जिसके बाड़े में हर कोई, जिसको भूख लग गई, घर में खाने के लिए आटा नहीं है, वो उसके पास चला जाता था, सारे के सारे उसके पास जाते, लेकर के आते। वो बहुत दानी प्रवृत्ति की महिला थी। तो याद रखें, उत्तर नंबर 3 ब्लू पोट्री। अगला क्वेश्चन ले लेता हूं आपके सामने, गजब का क्वेश्चन होगा। निम्न में से कौन सा राजस्थान में जल संरक्षण का एक परंपरागत तरीका नहीं है। राजस्थान में जल संरक्षण करने के लिए बहुत सारी तकनीकें हैं दोस्तों, जिसमें से कोई एक नहीं है। नाडी, टोबा, टांका और ताड़ी। ताड़ी नहीं है दोस्तों, ताड़ी या ताड़ी एक प्रकार की शराब नहीं बनती क्या, वो पेड़ों से बनाते हैं, उसको ताड़ी या ताड़ी बोलते हैं। बोले मैंने ताड़ी पी है। अब कभी अमेजन के वनों में जाना, कभी आप अफ्रीका महाद्वीप जाना, कभी दक्षिणी भारत में भी मिल जाएगी, ताड़ी की शराब होती है, वो पीते हैं, पूरी की पूरी गटक जाते हैं, बहुत स्वादिष्ट होती है, कभी मौका मिले तो पीना। लेकिन हमारा क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 होगा। ये तीनों क्या है दोस्तों, नाडी एक प्रकार का तालाब है, ये एक प्रकार का तालाब है, ये एक प्रकार का कुंड है, और ये भी नाडी का रूप है, नाडी जैसा लगता है, नाडी जैसा है, लेकिन ये नाडी से गहरा होता है, गहरा होता है नाडी से, ये नाडी से गहरा होता है। दो तीनों में ये अंतर है दोस्तों, मैंने गलत लिखा भाई, सॉरी। ये देखो टांका है ना, ये कुंड है, मैंने गलत लिखा है, ये कुंड है और ये ऐसे करो, है ना। नाडी एक प्रकार का तालाब होता है, ठीक है, और टोबा नाडी के जैसा ही होता है, ठीक है, याद करें, नाडी से थोड़ा गहरा, जबकि टांके को कुंड कहते हैं, शेखावाटी में कहते हैं टांका। तो इसका मतलब उत्तर नंबर 4 इज राइट ऑप्शन। निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, रबी की फसल नहीं है दोस्तों, रबी की फसल नहीं है। गेहूं, जौ, बाजरा और दाल, गेहूं, जौ और दाल। दोस्तों वैसे देखा जाए तो उत्तर नंबर 3 होगा, बाजरा, जो कि एक खरीफ की फसल है, लेकिन क्योंकि दालें जो होती हैं वो खरीफ में भी होती है, दालें खरीफ में भी होती है और दालें रबी में भी होती है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन डिलीट जा सकता है, क्योंकि अगले ने पूछा रबी की। अच्छा 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 अच्छा, हाँ बिल्कुल, वैसे डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो ये तो खरीफ है, अगले ने पूछा रबी की फसल नहीं है, दलहन रबी में होती है, इसमें क्या दिक्कत है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो दलहन खरीफ में भी हो सकती है, रबी में भी हो सकता है, तो ये कथन तो सही हो गया ना कि रबी की नहीं है, तो ये रबी में है, दालें रबी में भी है और खरीफ में भी है, बाजरा खरीफ में है, ओके। इसका मतलब तिलहन रबी में भी होता है और खरीफ में भी होता है, दलहन खरीफ में भी होता है, रबी में भी होता है, ये बात आप याद करें। अगला क्वेश्चन, जवाई बांध राजस्थान के किस शहर के निकट स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बात जवाई बांध की चल रही है, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर। दोस्तों 4 ऑप्शन है, पाली इज राइट ऑप्शन। हम जानते हैं कि सुमेरपुर, दोस्तों सुमेरपुर नामक स्थान है जहां पर जवाई नदी पर स्थित बहुत गजब का बांध है, जवाई नदी, जहां पर यह बांध बना हुआ है, जवाई बांध कहते हैं। कि इस बांध के बारे में एक तकड़ी बात बताता हूं, जोधपुर के एक राजा हुए जिनका नाम मिलता है उमेद सिंह, जोधपुर के राजा उमेद सिंह। ये उमेद सिंह वो व्यक्ति है जो हनुमान सिंह के पिता थे, एन मौके पर इनका आजादी से थोड़ा ठीक पहले निधन हो गया, अन्यथा अब वो जो जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो साइन यही करने वाले थे,
लेकिन अब इनका निधन हो गया तो इनका बेटा ही देखेगा। बेटा हनुमंत सिंह था। कहते हैं कि बात है 13 मई 1946 की। 13 मई 1946, 13 मई 1946 के दिन जवाई नदी पर जवाई बांध की नींव रखी गई, आधारशिला रखी गई, और आगे चल करके यह 1956 में पूरा हुआ। और 1956 में राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोहनलाल सुखाड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जवाई बांध, क्योंकि ये क्वेश्चन आजकल ऐसे आते हैं, आधारशिला कब बना, कब, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं या मारवाड़ का मान सरोवर कह दो। दोस्तों इससे सिंचाई भी होती है और इससे पेयजल भी होता है। पेयजल तो 3 जिले हैं, पाली और जालोर। दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रख लेना, ये कई बार आया है। केवल पेयजल पूछे तो क्या करें, पाली कर दो, जोधपुर कर दो, पाली, जोधपुर और सिरोही कर दो। ये 3 जिले, इन तीनों को तो क्या मिलता है, केवल पेयजल। जबकि सिंचाई की बात करें तो पाली के पास, साथ ही साथ जालोर, इनको सिंचाई भी मिलती है। इसका मतलब एक चीज तय है यहां, कि जालोर को भी थोड़ा बहुत पेयजल का पानी, जब सिंचाई मिल रही है तो पेयजल में क्या दिक्कत है, ये सोचने का विषय है ना। जब आदमी को किसी के खेत में सिंचाई का पानी आ गया तो उसको पी लेगा, कुंड भर लेगा, टांका भर लेगा, पेयजल में भी काम आ जाएगी। लेकिन आप याद करेंगे, हाँ आ जाए तो इसको इसमें ऐड कर देना चाहिए, गलत नहीं होगा। इसका मतलब तो वैसे देखा जाए तो सारी बात सही है, पेयजल भी है और हाँ, इन दोनों को सिंचाई नहीं मिलती, इन दोनों को सिंचाई नहीं मिलती। आप इतना याद कर ले, है ना। जोधपुर और सिरोही को केवल पेयजल मिलता है, आप इतना याद करें बस, इन दोनों को केवल पेयजल। हाँ यह क्वेश्चन बन सकता है, केवल पेयजल जोधपुर सिरोही को। पाली राइट हो जाएगा। हाँ, सेई परियोजना के बारे में जानते हो, सेई परियोजना सेई नदी पर, और जिसके माध्यम से जवाई बांध में पानी की आवक को बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन, एक और जोरदार क्वेश्चन, ये आपके लगता है पॉलिटी का होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। राजस्थान के चुनाव आयोग के बारे में क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। नंबर 1, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग एक एकल सदस्य आयोग है जिसका नेतृत्व राज्य चुनाव आयुक्त करते हैं। यह बात बिल्कुल सही है, राजस्थान के अंदर एकल सदस्य चुनाव आयोग है और वर्तमान में राजस्थान के चुनाव आयुक्त है मधुकर गुप्ता। बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल सही है। चुनाव आयोग कज्जा 243 KZA, कज्जा, याद आ गया, कज्जा यानी 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा आर्टिकल 243 के में चुनाव आयोग का उल्लेख है। जुलाई 1994 में चुनाव आयोग का गठन किया गया, याद आ गया। चलो चेक करते हैं, दोनों बातें सही है। आइए मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूं। ये देखो राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की साइट पर क्या लिखा है, जहां से हूबहू क्वेश्चन उठाया गया है। इसलिए मैं कहता हूं बाजार में किताबें हैं, उनको पढ़ने का कोई मतलब, इसलिए बोलता हूं। देखो क्वेश्चन आपके सामने है। जुलाई 1994 में भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग राजस्थान का गठन किया गया। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग एक एकल सदस्य आयोग है। ये देख लो, यहां से सीधा उठाया गया, एकल सदस्य आयोग है जिसका अध्यक्ष राज्य चुनाव आयुक्त होता है। सेम डिट्टो क्वेश्चन। आयोग मतदाता सूची तैयार करने, पंचायती राज संस्थाओं के साथ साथ नगर निकाय के चुनाव करवाने के माध्यम से अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करता है। इसका मतलब ये संवैधानिक संस्था संविधान संशोधन के माध्यम से तो बना है। संविधान में जिनका उल्लेख है, हमारे संविधान में जिन जिन संगठनों का उल्लेख है वो सारे संवैधानिक हो गए, और जिनका संविधान के किसी आर्टिकल में उल्लेख नहीं है वो गे, और जिनका निर्माण हमारे संसद में हुआ वो कानूनी हो गए, जिनको हम सांविधिक बोलेंगे, है ना। तो उत्तर हो गया आपका पूरा। ये क्वेश्चन क्लियर, दोनों सही है, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, एक जबरदस्त क्वेश्चन, ये देख लो आपके सामने है। एक खतरनाक क्वेश्चन अब की बार राजस्थान राज्य सूचना आयोग का क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन। सूचना आयोग,
दोस्तों इंफॉर्मेशन आयोग की बात हो रही है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन नंबर 1, राज्य सूचना आयुक्त को देय वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। यह बात बिल्कुल सही है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त को सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है। सही है, ये दोनों बातें सही है। दोस्तों हम जानते हैं आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। दोस्तों इस 2005 में जो राइट टू इंफॉर्मेशन आया, इसी के तहत सूचना आयोग का गठन किया गया है। दोस्तों एक तकड़ी बात यह है कि 2019 से पहले आरटीआई अधिनियम 2005 के अंदर साफ साफ शब्दों में यह लिखा हुआ था कि राज्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन और भत्ते किसके बराबर होंगे? नंबर 1, यदि मुख्य सूचना आयुक्त है तो उसके वेतन और भत्ते किसके बराबर होंगे? राज्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर होंगे। राज्य का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है ना, उसके बराबर। और अन्य जो आयुक्त है उनके वेतन और भत्ते मुख्य सचिव के बराबर होंगे। यह बात उस जमाने में थी 2005 के अनुसार, लेकिन 2019 में संशोधन कर दिया गया है। अब 2019 में यह संशोधन करके क्या बोला गया है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन और भत्ते केंद्र सरकार तय करेगी। तो इसका मतलब वेतन और भत्ते भी केंद्र सरकार तय कर रही है और कार्यकाल भी केंद्र सरकार तय करेगी। यह भी आपको रट लेना है। वेतन और भत्तों के साथ साथ कार्यकाल भी केंद्र सरकार ही तय करेगी, है ना। तो वर्तमान में आपको यह बात याद करनी है, 2019 में संशोधन हुआ। तकड़ी बात बता देता हूं कि वर्तमान में राजस्थान राज्य मुख्य सूचना आयुक्त मोहनलाल लाठर है ना, लाठर साहब है वर्तमान में सूचना आयुक्त। लाठर साहब और अन्य जो आयुक्त है उनका वर्तमान में कार्यकाल कितना है पता है? मुख्य सूचना आयुक्त बनने के बाद उनका कार्यकाल 365 कर दिया, क्योंकि उनका कार्यकाल केंद्र सरकार निर्धारित कर रही है। अब 2019 के बाद याद रखें, निर्धारित कौन कर रही है? केंद्र सरकार। यह अच्छा क्वेश्चन है। वर्तमान में उनका कार्यकाल 365 है, पहले 565 था। और यहां पर यह बात बिल्कुल सही है। मान लो मुख्य सूचना आयुक्त या अतिरिक्त सूचना आयुक्तों ने क्या किया, उनमें कदाचार यानी वो गलत काम करते हुए पकड़े गए। कदाचार मतलब घटिया आचरण किया उन्होंने। अक्षमता यानी उनके बॉडी काम ही नहीं कर रही, पैरालाइज पड़े हुए एक प्रकार से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और उनको अध्यक्ष बनाए कैसे रखेंगे? ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट को निर्देश करेगा। सुप्रीम कोर्ट को कहेगा तुम जांचो ये बात सही है क्या, वास्तव में दोनों के अंदर यही लक्षण है क्या? सुप्रीम कोर्ट जांच कर लेगा और रिपोर्ट पेश कर देगा राज्यपाल को, बोलेगा सर बिल्कुल सही कह रहे हो, एकदम सही है, ये तो गए गुजरे हैं, निकालो इनको जल्दी। तब गवर्नर क्या कर देगा? धक्को देर बार रिकॉर्ड। याद रखें ये दोनों बातें सही है, दोनों बातें राइट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हां, कोई आपसे पूछे कि वेतन और भत्तों का उल्लेख किसमें है, तो आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 16(5) में, धारा 16 के अंदर, आप सीधा 16 याद कर लो, 5 जरूरी नहीं है, आप इतना याद कर लो कि धारा 16 में है वेतन और भत्तों का उल्लेख। पद से हटाने की बात का उल्लेख धारा 17 में है, धारा 17 में। चलिए भाई एक और खतरनाक क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग का सूत्रधार शिल्पी कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। कुंभलगढ़ दुर्ग का सूत्रधार कौन था? जेता, कुंपा, जेत्र, मंडन। उत्तर नंबर 4 मंडन सही है। दोस्तों इस मंडन को 2 दुर्गों के साथ जोड़ दो, एक तो कुंभलगढ़ के साथ जोड़ दो, दूसरा आप चित्तौड़ के साथ भी जोड़ो। हम जानते हैं कि राणा कुंभा ने चित्तौड़ में बहुत सारा काम करवाया था। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में भी बहुत सारे काम करवाए थे, जैसे विजय स्तंभ नहीं बनवाया था, के साथ साथ और भी बहुत सारे काम करवाए थे। तो चित्तौड़ और कुंभलगढ़ दोनों में वास्तुकार मंडन ही था राणा कुंभा के समय। जबकि हम जानते हैं कि विजय स्तंभ जो बना उसमें जेता, कुंपा, ये कुंपा नहीं है, कुंपा और जेत्र को छोड़ दो। जेता के बाद में उसके 3 बेटे नापा, पुंजा और पोमा, नापा, पुंजा और पोमा, और जेता 4, चारों ने मिलकर के विजय स्तंभ बनाया था 9 मंजिला। ठीक है। जबकि शिल्पी देपाक, देपाक कहां का था? राणा कुंभा के समय रणकपुर के अंदर स्तंभों वाला, खंभों वाला मंदिर, उसका वास्तुकार शिल्पी देपाक था। जबकि राणा मोकल, कौन भूल सकता है, राणा मोकल के दरबार में 3 बड़े गजब के वास्तुकार थे। एक का नाम मिलता है फन्ना, एक का नाम मिलता है मन्ना। ये क्वेश्चन आ चुका है, फन्ना और मन्ना वास्तुकार किस राजा के थे? तो याद करें, फन्ना, मन्ना और विसल,
तीनों के तीनों रट लेना। फन्ना मन्ना विसल राणा मोकल, और मेवाड़ के राजा मोकल थे, उनके दरबार में वास्तुकार हुआ करते थे, जिन्होंने आगे चल करके एकलिंग जी का जो मंदिर है ना आपके, वो एकलिंग जी का मंदिर पाशुपत संप्रदाय वाला, इसके बारे में थोड़ी देर पहले मैं चर्चा कर रहा था, वो मंदिर जो कि एकलिंग जी का मंदिर है, और उस मंदिर का निर्माण मूल रूप से बप्पा रावल ने करवाया था। दोस्तों उस मंदिर के चारों ओर एक परकोटा बना हुआ है, उस परकोटे का निर्माण मोकल ने करवाया था। और उसी मोकल के कौन थे ये वास्तुकार? विसल फन्ना मन्ना विसल, तीनों ने उस परकोटे का निर्माण। जबकि भाणा और मुकुंद इनका भी आपको जानना चाहिए। भाणा और मुकुंद कौन थे? ये भी दो बड़े गजब के वास्तुकार थे, जो जगदीश मंदिर पड़ता है उदयपुर में, दोस्तों उसकी वास्तुकारी करने का काम किया। भाणा और मुकुंद जगदीश मंदिर उदयपुर वास्तुकार थे, ये भी रट्ट लेना। ये बहुत, और थोड़े दिन पहले दोस्तों एक बहुत गजब का राजा था आपके मेवाड़ का, जिसका नाम मिलता है रावल समर सिंह, है ना रावल समर सिंह। दोस्तों रावल समर सिंह वो व्यक्ति है जो रतन सिंह से पहले है। आपको याद होगा रावल समर सिंह के बाद रावल रतन सिंह आता है। रावल रतन सिंह 1303 के साके में डेथ होती है, लेकिन रावल समर सिंह 1302 तक रहता है। 1302 तक, लगभग 1273 से, मैं लिख सकता हूं यहां रावल समर सिंह 1273 से लेकर 1302 तक रहेगा, और समर सिंह के बाद रावल रतन सिंह बनेगा। रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों ये रावल समर सिंह जो है ना, इनके दरबार में गजब के 4 वास्तुकार। एक बार क्वेश्चन आया, कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा, जिसमें एक का नाम था पदम सिंह, क्वेश्चन था ना ऑप्शन में पदम सिंह, एक का नाम था केल सिंह, यह क्वेश्चन आया था, और एक था विक्रम सिंह, जिसको हम शिल्पी कर्मा के नाम से भी जानते हैं। शिल्पी कर्मा के नाम से भी, विक्रमा या कर्मा दोनों ही नाम सही है। एक है शिल्पी केलान, शिल्पी केलान, ये 4 शिल्पी है। शिल्पी पदम सिंह, शिल्पी केल सिंह, और शिल्पी कर्मा, और शिल्पी केलान। भाई केल सिंह और केलान 2 अलग अलग नाम है, आप ये मत सोचना कि केल सिंह को केलान कहा गया है, दोनों का नाम अलग अलग है। तो ये भी आप याद करेंगे, रावल समर सिंह के ये 4 वास्तुकार थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, डेगाना की खान, टंगस्टन मिलता है डेगाना नागौर में, है जी, डेगाना नागौर, टंगस्टन की खान। राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, बूंदी, कोटा, टोंक, अजमेर। उत्तर नंबर 1 बूंदी। दोस्तों द सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कॉल्ड डेट बूंदी, क्या है? ये है बूंदी, जिसे बावड़ियों का शहर कहते हैं। दोस्तों वैसे एक बात बता देता हूं, शक राजा जो होते थे, शक राजा कहते हैं ना, राजपूतों की उत्पत्ति शक और सीथियन से मानी है कर्नल टोड ने। याद आ गई? राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? शक और सीथियन जाति से, जो कि 2 विदेशी जातियां हैं। विदेशी जाति जो शक आई थी भारत में, उसने यहां पर 2 प्रकार की चीजें बनाई थी जल संरक्षण के लिए। एक बनाई थी बावड़ी, एक दूसरे बनाई थी आपकी रहट। बावड़ी और रहट ये किसके हैं? शक्कों के हैं। यहां पर बावड़ियों का शहर है बूंदी, और बूंदी के अंदर एक गजब की बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी। दोस्तों रानी जी की बावड़ी कौन नहीं जानता? कहते हैं ये एशिया की सबसे सुंदर, एशिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ बावड़ी है। एशिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ बावड़ी कौन सी है? रानी जी की बावड़ी है। और ये बावड़ी राव अनिरुद्ध सिंह, जो कि यहां के राजा थे, उनकी रानी नाथावती ने बनवाई थी। तो नंबर 1 बूंदी इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 2021 में कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? 4 ऑप्शन आपके सामने, आरक्षित, अवर्गीकृत, निजी और रक्षित। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 4 रक्षित होगा। हम जानते हैं, बात हम 2021 की वन रिपोर्ट की भी करेंगे। दोस्तों बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं गुरुजी 2023 की नई वन रिपोर्ट आ गई है। बिल्कुल आ गई है, लेकिन यदि वैसे देखा जाए तो क्योंकि आरएस का एग्जाम फरवरी में है, और फरवरी में ही आपके जेईएन का एग्जाम है, और मार्च में है ईओ का,
तो आपके नई रिपोर्ट आ सकती है, तो हम क्या करेंगे, आने वाले 2-4 दिन में ही मैं आपको रिपोर्ट करा दूंगा, और ऐसी करा दूंगा कि कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन रिपोर्ट के साथ साथ आपको एक बात और याद रखनी है, वन रिपोर्ट जो कि भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा जारी होती है प्रति 2 वर्ष में एक बार, उस रिपोर्ट के साथ साथ राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एनुअल रिपोर्ट भी आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में एनुअल रिपोर्ट भी पूछ लेते हैं। तो मैं यहां पर चर्चा करने जा रहा हूं 2 चीजें, 2023 और 24, ये तो है हमारी वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, है हमारी वन विभाग की वार्षिक, और ये है आपकी स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। दोनों के आधार पर हम एक चर्चा कर लेते हैं। एक तरफ आरक्षित वन है, एक तरफ अवर्गीकृत है, और एक तरफ है रक्षित। निजी मोह काट देता हूं दोस्तों, ये तीनों प्रकार के वन किसके पार्ट है, याद रखना, अभिलेखित वन के पार्ट है। अभिलेखित वन को रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कहते हैं, वे वन जिनका उल्लेख, जिनका रिकॉर्ड सरकार के दस्तावेजों में होता है ना, उन्हें हम अभिलेखित वन कहते हैं, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कहते हैं। वो 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है आरक्षित यानी रिजर्व। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार 37.05% है, याद रखें, और इसके अनुसार 36.99 है, 36.99 है एनुअल रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, जबकि 2021 के अनुसार वन रिपोर्ट के अनुसार 37.0। अब कौन है दोस्तों, ये हमारे आरक्षित वन। ओके, अब 2 नंबर पे मैं रक्षित वन ले लेता हूं, जिनकी प्रतिशत ज्यादा है, यहां पर है 56.43। एनुअल हमारे 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार 56.43 है, जबकि एनुअल रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार ये 56 की बजाय ज्यादा हो जाएंगी भाई, 43 की बजाय 51 होंगे। तो यहां लिख देता हूं 56.51, लगभग 56.51 बच गया मेरे पास में। अवर्गीकृत, इसको मैं यहां ले लेता हूं, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। दोस्तों 2021 के अनुसार अनक्लासिफाइड बहुत ही कम, लगभग 6.52, और यहां पर अब बताओ, क्योंकि वो 36.99, ये 56 और ये 6.52, थोड़े बहुत ज्यादा होंगे कम होंगे, 9 और 1 10, 9 और 5 14, तो शायद 50 होगा इसमें, है ना, 6.50 के आसपास, के चेक करना, 6.50 हो गया क्या, 9 और 1 10, और 9 और 5 नहीं, 5 5 10 3 19 9, पता नहीं ये छोटी मोटी कमी कहां रह गई, लेकिन 9.50 याद कर लो, लगभग याद कर लो, ये आंकड़ा आप याद कर लो, है ना। तो सबसे ज्यादा आरक्षित 2 नंबर नहीं, सबसे ज्यादा रक्षित प्रोटेक्ट फॉरेस्ट सबसे ज्यादा, 2 नंबर आरक्षित, 3 नंबर आपके अवर्गीकृत, है ना, याद कर लेना, ये रिपोर्ट जरूर याद करना, अच्छा क्वेश्चन है। चलो भाई अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सागरमल गोपा किस राज्य में निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता में जागृति पैदा की? 4 ऑप्शन है, जयपुर में, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। उत्तर नंबर 2 जैसलमेर। दोस्तों जैसलमेर के राजा हुआ करते थे जवाहर सिंह। बहुत बदमाश आदमी था, और उसने कहते हैं सागरमल गोपा पर तेल छिड़कवा दिया था, जेल में डलवा करके, और मरवा भी दिया था। दोस्तों सागरमल गोपा ने गजब की किताब लिखी, सबसे शानदार किताब है वो, बहुत शानदार किताब है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। इनका एक दोस्त था जिसका नाम है रघुनाथ सिंह मेहता। 1932 में माहेश्वरी नवयुग मंडल की स्थापना की, जिसकी वजह से उसको जेल में डाल दिया। और रघुनाथ सिंह का मुकदमा किसने लड़ा? खुद ने लड़ा, सागरमल गोपा ने। इस वजह से किताब का नाम लिख दिया रघुनाथ सिंह का मुकदमा। एक है जैसलमेर में गुंडा राज, एक है आजादी के दीवाने। कहते हैं सागरमल गोपा को 1941 में गिरफ्तार करके, दोस्तों 4 तारीख है अप्रैल का महीना, 1946, 4 अप्रैल 1946 का दिन है, और इनको जेल के अंदर तेल डाल करके जला दिया गया। ये बात सही है ना, याद रखें सागरमल गोपा। उत्तर नंबर 2 जैसलमेर। एक और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने है, सर वीटी कृष्णामाचारी कहां का दीवान था? 4 ऑप्शन है, कोटा, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। दोस्तों वीटी कृष्णामाचारी ये थे जयपुर के दीवान। कहां के दीवान थे? जयपुर के। अब आपको एक तकड़ी बात बताता हूं दोस्तों, राजस्थान में 4 आईसीएस अधिकारी, उस जमाने में आईसीएस अधिकारी बना करते थे और आजकल आईएएस बन रहे हैं। उस समय आईसीएस अधिकारी थे 4,
एक का नाम है सर वीटी वीटी कृष्णामाचारी। दोस्तों इनका संबंध जयपुर से रहा। जयपुर राज्य के राजा हुआ करते थे मान सिंह द्वितीय। मान सिंह द्वितीय के दरबार में मिर्जा इस्माइल प्रधानमंत्री बने। दोस्तों मिर्जा इस्माइल बनते हैं 1942 से लेकर 46 तक। मिर्जा इस्माइल 42 से 46 4 साल रहेंगे। 1946 से लेकर के बस आजादी तक दोस्तों वे ये रहेंगे। इसका मतलब मिर्जा इस्माइल पहले रहे और उसके बाद में रहेंगे कृष्णामाचारी। जयपुर के दीवान का मतलब प्रधानमंत्री। ठीक है, ये तो हो गया हमारा वीटी कृष्णामाचारी। एक है सीएस वेंकटाचारी। दोस्तों सीएस वेंकटाचारी, सीएस वेंकटाचारी, वेंकटाचारी, ये देखो एक जैसे नाम है, कृष्णामाचारी, वेंकटामाचारी या वेंकटाचारी। ये जोधपुर के दीवान थे और ये राजस्थान के कुछ समय के लिए आपको याद होगा राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भी बने थे। ये है सीएस वेंकटाचारी। तो ये जोधपुर के दीवान रट लेना रे, ये जोधपुर के दीवान रहे भाई। तो मेरे पास में वेंकटाचारी हो गए, कृष्णामाचारी। भाई कृष्णामाचारी को याद करने का तरीका बताऊं, गोविंद देव जी मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। तो भगवान गोविंद देव जी का मंदिर कृष्ण भगवान को समर्पित है, कृष्णामाचारी। ठीक है, वेंकटाचारी, वेंकटा को जोड़ देना भाई, कैसे जोड़ोगे आप देख लेना। दोस्तों एक है केएम पन्नीकर। केएम पन्नीकर, केएम पन्नीकर को आप जानते हो, ये बीकानेर राज्य के दीवान रहे थे। दोस्तों ये बीकानेर राज्य के दीवान रहे। क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखें। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चारों के चारों संविधान सभा के मेंबर भी बने। एक है टी विजय राघवाचार्य, वो उदयपुर के दीवान थे। टी विजय राघवाचार्य, विजय राघवाचार्य, टी विजय राघवाचार्य, ये उदयपुर के दीवान थे। तो बताइए विजय राघवाचार्य, विजय उदयपुर विजय हुआ थी, लेकिन पति कौन थे? रामनारायण चौधरी। दोस्तों मैं इसको डिटेल में दिखाना चाहता हूं। राजस्थान बोर्ड की किताब देखो, राजस्थान बोर्ड की किताब में अंजना देवी के बारे में एक डिटेल में चीज लिखी है जो आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों कहते हैं इनका जन्म श्रीमाधोपुर में हुआ, अग्रवाल जाति की थी और इनका विवाह 1911 में रामनारायण चौधरी के साथ हुआ और प्रदा प्रथा त्याग थी और मेवाड़ और बूंदी राज्यों की, मेवाड़ और बूंदी, देखो बूंदी और मेवाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बूंदी और मेवाड़ राज्य में वहां पर स्त्रियों के साथ काम किया इन्होंने, स्त्रियों में राष्ट्रीयता, समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया। गजब का क्वेश्चन। और सत्याग्रह भी काम किया, सत्याग्रह भी किया, दलित उत्थान के लिए भी काम किया, अन्य रचनात्मक कार्य इन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया। ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला अंजना देवी। अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में जिले जहां 8 वर्ष के अंतराल पर मौसमी सूखे की पुनरावृत्ति संभावित है। दोस्तों कहने का मतलब है कि राजस्थान में जो अकाल और सूखा पड़ता है, हम जानते हैं कि राजस्थान में अकाल और सूखा पड़ता रहता है। पिछले 2 4 5 सालों में थोड़ी बारिश होने शुरू हुई है, बाकी पहले 8 साल में अकाल पड़ते थे, 4 साल में अकाल पड़ते थे, 3 साल में। और वे कौन कौन से जिले हैं जिनमें हर दूसरे साल अकाल पड़ा, हर तीसरे साल अकाल पड़ा, हर 8वें साल अकाल पड़ा? तो ये कह रहा है हर 8वें साल अकाल कहां पड़ा या कहां पड़ता है? दोस्तों इसमें उत्तर नंबर 4 भरतपुर और धौलपुर में 8 वर्ष में एक बार अकाल पड़ता है। मैंने ये बहुत शानदार तरीके से पढ़ा भी रखा है, मैं चीज आपको दिखाना चाहता हूं। राजस्थान जिलेवार सूखे की पुनरावृत्ति, देखो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, आप इसे फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। देखो फ्रीक्वेंसी आपके सामने राजस्थान में, क्योंकि 8 का क्वेश्चन पूछा है, ये देख लो 8 साल में एक बार भरतपुर और धौलपुर में, धौलपुर और भरतपुर के अंदर मैंने अलवर बोल दिया क्या? यदि मैंने अलवर बोला है तो गलत है, ऑप्शन में तो भरतपुर था ना, भरतपुर और धौलपुर, याद रखें भरतपुर और धौलपुर, इन दोनों में 8 साल में एक बार। जबकि सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति कहां होती है? 3 साल में एक बार। यहां देखो 3 साल में एक बार कहां कहां है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही, इनमें हर तीसरे साल में अकाल पड़ता है। यहां 8 साल में है। 6 साल में ये हड़ौती वाले कोटा, बारा, झालावाड़, टोंक, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर 6 साल में, और 5 साल में ये वाले जिले, और 4 साल में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, अजमेर, बूंदी। ओके,
बहुत शानदार तरीके से बता रखा है और ये मैंने पूरा पढ़ाया भी था, है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब नंबर क्या हो जाएगा भाई, इसका उत्तर ये होगा दोस्तों, ये देख लो, ये रहा भरतपुर और धौलपुर, 4 नंबर ऑप्शन, भरतपुर धौलपुर। अगला खतरनाक क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से किस एक राज्य को सोना सीमा पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से मिलती है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 राजस्थान ही होगा। पाकिस्तान से सीमा तो हम ही मनाते हैं, मिलाते हैं। अब राजस्थान के 5 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। दोस्तों ये देखो, यहां पर बात करें, बाड़मेर 1, जैसलमेर 2, फलौदी 3 और बीकानेर 4 और गंगानगर 5। ये लो, अनूपगढ़ हट गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने डिटेल में होगा। मारवाड़ की रानी, कौन सी रानी? रूठी रानी। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप सब जानते होंगे। जैसलमेर के महारावल लूणकरण, देखो 2 लूणकरण है, एक लूणकरण तो है, यहां तकड़ी बात बताना चाहूंगा, देखो राव लूणकरण है, एक राव लूणकरण है, एक रावल या महारावल, महारावल लिखो आप, महारावल लूणकरण, ये 2 है। ये तो है जैसलमेर वाला, जैसलमेर का है, ये भाटी राजा है। ये बीकानेर का है, राठौड़ राजा। राव लूणकरण राठौड़ वाला है ना, उसकी तो बेटी का विवाह हुआ था पृथ्वीराज कछवा जयपुर। महारावल लूणकरण जैसलमेर का भाटी वंश का राजा, उसकी बेटी का यानी उमादे, ये रही उमादे, इसका विवाह हुआ मालदेव के साथ। और आपको याद होगा तारागढ़ किला अजमेर में भी रूठी रानी रही थी और वहां पर एक रहट का निर्माण करवाया था मालदेव ने। क्वेश्चन आ चुका है। किशनगढ़ के किस शासक ने 7 अप्रैल 1818 को ब्रिटिश कंपनी के साथ संधि की? दोस्तों ये अधीनस्थ संधि की बात कर रहा है। कौन सी संधि? क्योंकि अप्रैल 1818 है, अधीनस्थ संधि है ये। हम जानते हैं कि राजस्थान में अधीनस्थ संधियां सबसे पहले करौली, फिर टोंक, फिर कोटा, फिर मारवाड़, याद आ गई। आगे चल करके 7 अप्रैल 1818 को किशनगढ़, जो कि अजमेर वाला किशनगढ़, तो इस किशनगढ़ के किस राजा ने अधीनस्थ संधि की? दोस्तों उत्तर नंबर 1 कल्याण सिंह ही होगा। जगत सिंह, मान सिंह, ये सब गलत है। उत्तर नंबर 1 महाराजा कल्याण सिंह इज राइट ऑप्शन। ठीक है, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। राजस्थान का कबीर, मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा कुछ माथा मारना चाहिए डिटेल में, क्योंकि राजस्थान का कबीर हम किसको कहते हैं? हमारे नरेना गांव दादू दयाल जी। दादू दयाल जी राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक कह दो, इन्हें राजस्थान का कबीर कह दो, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है राजस्थान के दोस्तों कबीर, यानी दादू दयाल। और इनके गुरु का नाम है वृद्धानंद जी, उड्ढन जी, वृद्धानंद जी। उत्तर नंबर 4। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए डिटेल में क्या कहता है चेक कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित नहीं है? 4 ऑप्शन है। बीकानेर में कौन नहीं है? देशनोक में करणी माता, बिल्कुल सही है दोस्तों, नहीं है पूछा है ना, तो करणी माता भी है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार जिसकी स्थापना 1955 बीकानेर में है। लालगढ़ पैलेस लाल सिंह ने, सॉरी, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में बनवाया, यह भी सही है। पिछोला झील उदयपुर में है, उत्तर नंबर 4 उदयपुर में स्थित है पिछोला झील। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त मंजा हुआ क्वेश्चन। मोहनोत नैणसी की किस रचना की तुलना आईने अकबरी से की जाती है? दोस्तों मोहनोत नैणसी, वैसे देखा जाए तो इसे अबुल फजल भी कहते हैं राजस्थान का। तुलना, ये बात है तुलना आईने अकबरी से की गई है। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर मारवाड़ रे परगना री विगत, नैणसी रिख्यात, मारवाड़ राज्य रिख्यात, राठौड़ा रिख्यात, उत्तर नंबर 1 मारवाड़ परगना री विगत होगा। दोस्तों एक चीज बता देता हूं, नैणसी रिख्यात जो है, इस अब दोनों में एक अंतर है। अबुल फजल के बारे में, क्योंकि अबुल फजल ने जो किताबें लिखी है उन किताबों से बहुत सारी तुलना की जाती है मोहनोत नैणसी की। दोस्तों एक चीज बताऊंगा, यदि कोई आपसे पूछे कि अकबर के दरबार में रहने वाले अबुल फजल जिसने आईने अकबरी लिखा,
उस आईने अकबरी की तुलना किससे है, तब तो करना है मारवाड़ रे परगनारी विगत। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे कि मोहनोत नैणसी को अबुल फजल किसने कहा, आपको पता है किसने कहा? कोई बताएगा मुझे? मेरे को ये बताइए फटाफट, मोहनोत नैणसी जो है वो उसको अबुल फजल किसने कहा है? मारवाड़ का अबुल फजल, मारवाड़ का अबुल फजल किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। अब मुंशी देवी प्रसाद कहते हैं कि नैणसिरी ख्यात नामक रचना, नैणसिरी ख्यात नामक रचना जो है ना, वो आपके अबुल फजल की रचना जैसी लगती है, इसलिए उनको अबुल फजल कहा गया है। अकबरनामा जैसी लगती है, इसलिए उनको क्या कहा गया है? अबुल फजल। ये बात आप जरूर याद करें। मैं यहां पर लिख देता हूं अकबरनामा। दोस्तों, मुंशी देवी प्रसाद ने यह कहा है कि नैणसिरी ख्यात जो है ना, वो रचना वो अकबरनामा जैसी लगती है, इसीलिए अबुल फजल कहा। जबकि तुलना करने की बात आए तो आईने अकबरी की तुलना मारवाड़ रे परगनारी विगत से करनी है। ये दो बातें आप याद करेंगे। केवल क्वेश्चन आ जाए दोबारा कि तुलना किससे करनी है, आईने अकबरी से, तब तो परगनारी विगत की करनी है। और लेकिन यदि पूछे कि अकबरनामा जैसी लगने के कारण, मैं नैणसिरी ख्यात लगने के कारण मोहनोत नैणसी को राजस्थान का यानी मारवाड़ का अबुल फजल किसने कहा? मुंशी देवी। दोनों में यह अंतर है, दोनों एक जैसी बातें हैं। तो यहां अकबरनामा और आईने अकबरी वैसे तो दोनों ही सेम है ना? तुलना करना और एक जैसी दिखना, दोनों में अंतर है, यह बात याद करेंगे। एक जैसी दिखने के कारण, अकबरनामा जैसी दिखने के कारण मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैणसी को मारवाड़ का अबुल फजल कहा। जबकि आईने अकबरी से तुलना तो मारवाड़ रे परगनारी विगत से करनी, ये बात याद करें। अगला क्वेश्चन, लांगुरिया गीत केला देवी। केला देवी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। और चैत्र और आश्विन दोनों नवरात्रों में भरता है मेला। काली सील नदी के किनारे, काली सिंध नहीं, काली सील, कोरा भगत की छतरी सामने है ना? चैत्र की शुक्ल पक्ष की अष्टमी, लक्की मेला। गुटकन नृत्य 1952 में अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज की? चार ऑप्शन आपके सामने है। कालीबंगा, आसान सा क्वेश्चन है। 1952 में अमलानंद घोष कालीबंगा सभ्यता की खोज करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कालीबंगा के बारे में चर्चा करनी चाहिए, लेकिन एक बात करूंगा, 5 स्तरों में खुदाई हुई है। 2 शुरू के स्तर है, वो है प्राक हड़प्पा, बाकी 3 बच गए, वो है हड़प्पा। याद कर लेना। राव बीकानेर की स्थापना कब की? 65 में, 82 में, 88 में। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 होगा 1488। ये है राव बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया कब आती है? बैसाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया। और आखा तीज यानी अक्षय तृतीया, उस दिन सावे बहुत होते हैं, बाल विवाह होता है। दोस्तों, उत्तर नंबर 3 1488 इज राइट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। जबकि दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मेराथन कहा, किसने? टॉड ने। देखो, दिवेर के युद्ध को तो मेराथन कहते हैं, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मेराथन किसने कहा? कर्नल टॉड ने। जबकि हल्दी घाटी युद्ध को थर्मोपल्ली कहा टॉड ने। एकदम आसान सी बात है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। उत्तरी पूर्वी राजस्थान को मेवात की संज्ञा सर्वप्रथम किस फारसी लेखक के द्वारा दी गई? सर्वप्रथम पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वप्रथम पूछा गया है दोस्तों, सर्वप्रथम। मिनहाज उस सिराज, बरनी और अल बरूनी और फेजी। उत्तर नंबर 1 मिनहाज उस सिराज राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, मिनहाज उस सिराज की एक बहुत ही गजब की फारसी की रचना है, जिसको हम तबकात ए नासिरी के नाम से जानते हैं। तबकात ए नासिरी, ये बहुत गजब का ग्रंथ है, फारसी ग्रंथ है। इस ग्रंथ में पहली बार मेवात शब्द का प्रयोग किया गया है। मेवात का मतलब होता है वो स्थान जो लुटेरों से बचने के लिए ऐसा स्थान जो लुटेरों से बचाव के लिए हो, छुपने का स्थान, मेवात।
लुटेरे जो आते थे पहले के जमाने में, उनसे छुपने के लिए एक निश्चित स्थान होता था, उसे मेवात कहा गया है। तबकात नासिरी में इसकी का उल्लेख है। मिन्हाज उस सिराज ने ये ग्रंथ लिखा, लेकिन पूछा गया सर्वप्रथम था, तब तो होगा मिन्हाज। लेकिन मिन्हाज के बाद में एक और व्यक्ति है, जियाउद्दीन बर्नी, ये भी बोलते हैं मेवात के बारे में, जिसकी बहुत गजब की रचना है, जिसको हम बोलते हैं तारीख फिरोज शाही, उसमें भी इस बात का उल्लेख है। लेकिन पहला होगा ये, दूसरा होगा ये। अगले ने पूछा है सर्वप्रथम, उत्तर नंबर 1 राइट होगा मिन्हाज सिराज। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पूरे हो गए 40 क्वेश्चन थे, 40 के 40 मैंने पिछले 1.25 घंटे में करा। क्लास कैसी लगी? कई दिनों के बाद, और इस साल की पहली क्लास। लाइक तो बनता ही है, शेयर करो तो आपकी मर्जी है, मत करना मत करो तो है, लेकिन लाइक वाइक कर जाना, करने की इच्छा हो तो है, शायद वो दे दो मेरे को। तमाम बच्चों का बहुत बहुत स्वागत, और अंतिम 2 बातें आपसे करूंगा और उसके बाद क्लास को विराम दे देंगे, वाणी को विराम देंगे, आपसे विदा लेंगे। तमाम जो लोग मुझे देख रहे हैं, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। लगभग अभी भी 600-700 बच्चे देख रहे हैं, सबका जोरदार स्वागत। चलिए भाई, सर आपने कोचिंग ऑफलाइन खोल लिया क्या? आजकल लाइव नहीं आ रहे हितेश जी? मैंने कोई ऑफलाइन नहीं खोला है, मैं कंटिन्यू क्लास ले लूंगा। हाथा जोड़ी की बात है डावडो, चिंता ना करो। गलती हो गई, मैं 7 दिन 9 वर्ष पर क्लासें नहीं ले पाया, माफी चाहता हूं। नहीं, क्लास नहीं लेने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था, 2 दिन बाद पता चलेगा। नहीं, मानवाधिकार के बारे में मैंने कोई अलग से वीडियो नहीं बनाया तो मुझे भेजना। हाँ, अलग से कोई वीडियो बनाया क्या मैंने? दिव्यांश जी एक बार मेरे को टेक्स्ट कर दे, व्हाट्सअप कर देना, है ना? चलो भाई, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हाँ जी, मैगी कह रही है गुरुजी 6 सालों में भर्ती हो रही है, 3 साल की छूट दिलाओ। बिल्कुल, अपन चर्चा करेंगे, मैं कल कल कोशिश करूंगा, इस पर बात करूंगा। सर पशुधन सहायक के लिए कौन सी साइंस की किताब? पशुधन सहायक के लिए साइंस की किताब। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज शानदार है मीनाक्षी जी। 10वां टेस्ट कल अपलोड हो जाएगा। मीनाक्षी जी आप चिंता ना करें, 10वां टेस्ट रेडी हो गया, कल अपलोड हो जाएगा। पॉलिटी का 8वां टेस्ट भी कल अपलोड हो जाएगा। कॉमर्स का दूसरा टेस्ट परसों अपलोड हो जाएगा। और बोलो चौधरी जी शुक्रिया, एम एस सैनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, नरेश शर्मा जी, राहुल जी आपका भी स्वागत करता हूं। आरएस के लगभग हमारे 15 टेस्ट अपलोड हो गए हैं, 15 टेस्ट अपलोड हो गए आरएस के, है ना? श्री गंगानगर से प्रणाम, बिल्कुल विनू जी, भरत जी, नरेश जी शुक्रिया। चौधरी साहब, संतोष जी आपका भी स्वागत करता हूं, राधे गुर्जर जी, और क्रिएटिव चाइल्ड आपका भी स्वागत करता हूं। सीमा बिश्नोई जी, सेकंड ग्रेड के लिए टेस्ट, सेकंड ग्रेड में जीके के टेस्ट। हाँ, फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों के लिए सूचना कि हमने टेस्ट सीरीज रीलॉन्च कर दी आपकी, पूरी की पूरी नया जो अभी सिलेबस जारी हुआ आपका 29 दिसंबर को, उसके अनुसार हमने अपलोड कर दी है, ठीक है? और सेकंड ग्रेड की भी हम इस संडे को रीलॉन्च कर देंगे नए सिलेबस के अनुसार, ओके? दिव्यास जी मुझे भेज दो, दोनों ही भेज देना, व्हाट्सएप कर देना, है ना? सर मैंने अभी तक राजस्थान जीके कल्चर के सारे वीडियो देख लिए, बाकी ज्योग्राफी। राज खालिया जी कैसी लगी क्लास, प्लीज आप जरूर लिखें। सबका अभिनंदन कर रहा हूं, स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन, आपने प्यार दिया लंबे अरसे के बाद। आप सबका सुस्वागतम, जोरदार अभिनंदन आप सबका। एक लंबे समय के बाद हमारी मुलाकात हुई, आपको कैसी लगी जरूर लिखें। ईओ और आरओ को अपडेट आज मुझे कल का समय दे दो, चिंता ना करो, आपके लिए कुछ जुगाड़ कर रहा हूं तकड़ा। मोनिका जी आपका भी स्वागत कर, मीनाक्षी जी, मनोज जी, राजपाल जी, सुनील जी, हरिराम जी, बाबूलाल जी, आप सबका सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। कृषि अधिकारी का टेस्ट जारी करो। हरिराम जी शुक्रिया। परिवहन और परिवहन वाला टॉपिक, जयन वाले बच्चों के लिए परिवहन और बिल्कुल कराऊंगा, ये टॉपिक तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, वाणी को विराम देने का वक्त है और आपसे विदा लूंगा। लंबे काफी दिनों के बाद आप क्लास ली है, तो आज 1.25 घंटे क्लास ले ली और अब थक गया हूं। कल से रूटीन में आएंगी चीजें, तभी होगा, है ना? चलो वाणी को विराम देते हैं। एक काम कर देना, जाते जाते क्लास को लाइक कर देना, क्या? कल मिलते हैं एक और जबरदस्त क्लास के साथ, तो के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि बोलने।
वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, शुभ रात्रि, नमस्कार।